हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 7 एंड इसमें भी स्पेशली हम एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 2 है, राइट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एवोल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया है, सारी बेसिक बातें जान ली हैं, ठीक है, कि क्या एवोल्यूशन होता है, किस तरीके से होता है, राइट। तो आज के वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, ये 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला तो हमें डार्विन के बारे में समझना है कि जो चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी एवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी दी, नेचुरल सिलेक्शन की। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे एंड उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये बतानी है कि सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुई लाइफ की, ठीक है, कि सबसे पहले लाइफ आई कैसे, राइट, कि लाइफ कैसे सबसे पहले ओरिजिनेट हुई। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो डिफरेंट टाइप के हम बोल सकते हैं थ्योरीज दी गई या फिर उनके डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपनी हाइपोथेसिस दी, राइट। तो उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। 10th क्लास में बहुत डीप में नहीं है, थोड़ा ब्रीफली हमें इनको समझ लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लेमार्किज्म क्या है। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको समझा देती हूँ, वो डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। तो लेमार्किज्म क्या थी? अकॉर्डिंग टू लेमार्क, उन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्गन्स जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो उतने ही ज्यादा डेवलप होते चले जाते हैं, एंड जिनको हम कम यूज करते हैं, यूज में नहीं लेके आते, वो तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं एंड उनका फंक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है, वो कम फंक्शनल हो जाते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका? जिराफ का, कि जो जिराफ होते थे बहुत पहले, तो उनकी जो नेक है वो शॉर्ट हुआ करती थी, इतनी लॉन्ग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में बहुत सारी बुशेस थी, तो उनको खाना खाने के लिए अपनी नेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे फूड या फिर हम बोल सकते हैं जो बुशेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चलेगी एंड ट्री का डेवलपमेंट होता चला गया। तो जब ट्रीज बने तो वो लॉन्ग है, तो उनको अपनी नेक का ज्यादा यूज करना पड़ा, उनको ज्यादा उसको यूज करना पड़ा अपनी नेक को खाना खाने के लिए। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, अगर ट्री हैं तो वो लॉन्ग होंगे, तो उनको अपनी नेक को एक्सटेंड करना पड़ा, ठीक है। जैसे जैसे उनको यूज हुआ, अपनी नेक का यूज किया उन्होंने, तो वो जो नेक है वो लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग यही है कि अगर हम जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करेंगे तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, एंड अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था। एंड उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, हाँ, एक और बात बोली इन्होंने कि जैसे इनको यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स को यूज करते हैं, तो उनमें कुछ अडेप्टेशंस आ जाती हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ढल जाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस आ गई कि उन्होंने अपनी नेक का ज्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी नेक लॉन्ग हो गई, एंड यही जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है लॉन्ग नेक वाला, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने पास किया। तो इस वजह से जो आने वाली जो जितनी भी जनरेशन्स थी, उन सब की जिराफ की जो नेक है वो लॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली। अब उसके लिए एक साइंटिस्ट हुए विजमैन, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। तो हम पिछले में भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, सारी जो माइस का एक ग्रुप लिया, ठीक है, तो उसमें जितने भी माइस थे उन सबकी टेल को इन्होंने रिमूव कर दिया, एंड इन्होंने अबाउट 19 to 20 जनरेशंस तक ऐसा किया, ठीक है। मुझे अप्रोक्स याद है ये, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता। तो इतनी इन्होंने जनरेशंस तक क्या किया कि जितने भी, जैसे एक प्रोजेनी हुई, ठीक है, मतलब एक जनरेशन आई तो उसकी उन्होंने टेल कट कर दी, नेक्स्ट की भी कट कर दी, इस तरीके से उनको रिप्रोड्यूस कराता गया एंड उनकी टेल को कट करता गया। तो 19 to 20 लाइक उन्होंने इतनी जनरेशंस तक क्या किया, सभी की टेल को रिमूव किया। उन्होंने ये देखना चाहा कि जो कैरेक्टर है क्या वो हम बोल सकते हैं इनहेरिट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने इस तरीके से किया, तो उन्होंने लास्ट में देखा कि जो लास्ट उनकी जनरेशन आई अबाउट 21, ओके, तो उसमें भी जो माइस थे वो विद टेल थे। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ओके। इन्होंने टेल का कोई इस्तेमाल नहीं किया उस टाइम में, क्योंकि उन्होंने टेल कट ही कर दी, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर उनकी जनरेशन में आए। जब उन्होंने 21st जो जनरेशन देखी, उसमें भी वो कैरेक्टर थे, वो टेल के साथ ही बोर्न हुए थे, ठीक है, माइस। तो इस वजह से फिर डार्विन हुए, राइट। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि नहीं, ऐसा नहीं है
कि जो कैरेक्टर होंगे वो इनहेरिट हो जाएंगे, ठीक है, कि मतलब जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया वो फिर भी दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये फेल कर गई। एंड उसके बाद डार्विन जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या बोला कि जो एवोल्यूशन होता है उन्होंने एवोल्यूशन का बेस बताया नेचुरल सिलेक्शन, कि जो इस एनवायरनमेंट में जो सबसे ज्यादा फिट है, ठीक है, तो नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा फिट है एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने अपने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, एंड उनके बेसिस पे ही उन्होंने क्या दिए, अपनी एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस ही बोलेंगे क्योंकि वो सारी की सारी बातें हाइपोथेटिकल। तो जो डार्विन हुए, डार्विन साइंटिस्ट, तो उन्होंने सिर्फ क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो कि एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट होता है, फिटेस्ट जो होगा तो उसी को नेचर सिलेक्ट करती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था। तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन हुए उनको हम फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन का फादर भी बोलते हैं चार्ल्स डार्विन को, क्योंकि देखिए इन्होंने एक बुक भी लिखी, इन्होंने बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये बुक भी इन्होंने लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इन्होंने ये जो हाइपोथेसिस दी या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी वो क्या थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट, ये इन्होंने बुक लिखी कि स्पीसीज कैसे बनती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम स्पीसीज देखते हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उन्हीं के बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, ठीक है। एंड ये जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ, आप इनको नोट कर लेना, राइट। तो पहला क्या उन्होंने बोला, द बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड बाय नेचर टू पास ऑन देयर ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म विद बेस्ट एडेप्टेशंस होते हैं, जिनके पास बहुत सारी एडेप्टेशंस होती हैं, हम बोल सकते हैं एडेप्टेशन का क्या मतलब है कि जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये क्या बोला, ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड बाय नेचर, तो उन ऑर्गेनिजम्स को ही नेचर सिलेक्ट करती है, ठीक है, एंड देयर ट्रेट्स टू द एंड पास ऑन देयर ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी एडेप्टेशंस आ गई, जैसे कि हमने बोला कि लॉन्ग नेक, जो लेमार्क ने बोला था कि लॉन्ग नेक एक बोल सकते हैं कि उनके अंदर कैरेक्टर आ गया, एडेप्टेशन आ गई, ठीक है, एडेप्टेशन आ गई, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो ढल गए। तो जब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ढल गए तो वो जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो पास हो जाएगी नेक्स्ट उनकी जनरेशन में भी। इन्होंने यही बोला, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है तो वहां पे कुछ ऐसे वेरिएशन होंगे जो कि फेवरेबल होंगे, कुछ ऐसे वेरिएशंस होंगे जो कि फेवरेबल नहीं है, मतलब उस अकॉर्डिंग टू उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए उनको कोई भी एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। तो क्या है कि जो जिनके पास ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि फेवरेबल हैं तो वो तो सरवाइव कर जाएंगे, एंड जो दूसरे जिनके पास वो कैरेक्टर नहीं हैं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है इसमें। एंड थर्ड पॉइंट है द स्ट्रगल फॉर, अब ये देखिए डेफिनेशन दी गई इसकी, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल्स possessing favorable variations survive and reproduce, this is called natural selection। क्या बोला गया कि जो भी सर्वाइवल होते हैं, मतलब जितने भी वहां पे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें जिनके पास बेस्ट एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे,
सरवाइव करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिनके पास कम हम बोल सकते हैं एडेप्टेशंस होती हैं या फिर नहीं होती है, फेवरेबल वेरिएशंस जो डिफरेंसेस हैं वो फेवरेबल नहीं है, तो क्या होगा, देखिए वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास फेवरेबल है तो वो भारी पड़ जाएंगे, जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस नहीं है, मतलब जिनके पास गुड अडेप्टेशंस नहीं है उनके ऊपर, तो उनके बीच में एक स्ट्रगल होगा एक तरीके से। किसके लिए स्ट्रगल होगा, रहने के लिए स्ट्रगल होगा, खाने के लिए स्ट्रगल होगा, रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल होगा, तो उनमें उनका एलिमिनेशन हो जाता है जिनके पास गुड वेरिएशंस नहीं होते हैं। जिनके पास गुड वेरिएशंस होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, तो वही तो होता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में जो कि कोरोना वायरस चला हुआ है, तो उसमें भी अगर आप लोगों के पास गुड इम्यूनिटी है, ठीक है, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। जिनके पास गुड इम्यूनिटी नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग नहीं है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते एक तरीके से, ठीक है। इसको इससे रिलेट नहीं करना, मैंने जस्ट ऐसे ही आपको एग्जांपल दिया है, राइट। इससे रिलेट करके मत देखना, ऐसा नहीं है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग नहीं है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसी होगी, ओके। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशंस पास ऑन देयर these variations to their progeny from generation to generation। अब ये बोला कि जिनके पास गुड वेरिएशन है, जो वेरिएशन अच्छे हैं, तो वो सिलेक्ट कर ली जाएंगे थ्रू नेचर, एंड उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो अपनी प्रोजेनी में वो पास करेंगे एंड वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में पास करेंगे। इस तरीके से ये बहुत सारी जनरेशन्स तक, बहुत ईयर तक ऐसा ही चलता रहता है कि जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुड कैरेक्टर होते हैं, वो पास होते रहते हैं, ठीक है। जो एडेप्टेशंस हैं या फिर हम बोल सकते हैं फेवरेबल जो वेरिएशंस हैं, वो पास होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, एंड ये जो वेरिएशन हैं ये अक्यूमुलेट होते चले जाते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड लीड टू ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एक बार आप नोट कीजिए, क्या बोला कि जो वेरिएशन है, जो हम बोल सकते हैं गुड वेरिएशन, जो फेवरेबल वेरिएशन है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते चले जा रहे हैं। मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है, आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते चले जा रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, मेन थिंग, जैसे एक जनरेशन ये है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं, तो वो फाइट करते हैं, एक तरीके से उनके बीच स्ट्रगल होता है, किसके लिए, खाने के लिए, रहने के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो क्या होगा, जो गुड वेरिएशन होंगे तो वो लोग सिलेक्टेड कर लिए जाएंगे इसमें से, एंड नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को भेज देंगे, ठीक है, वेरिएशंस को, जो कि फेवरेबल वेरिएशन है। इस तरीके से वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। अब इनके अंदर भी कुछ वेरिएशन आएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर भी क्या आएंगे, कुछ वेरिएशंस आएंगे, एंड जो वेरिएशन आएंगे जो फेवरेबल होंगे तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि इनमें पहले जो जनरेशन में जो पहले जो वेरिएशन आए वो खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। इनमें कुछ और एडवांटेज आ गए, कुछ और ज्यादा एडेप्टेशंस आ गए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, राइट। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है, बहुत सालों तक वेरिएशन आए एंड वो क्या हो गए, अक्यूमुलेट होते चले गए। अक्यूमुलेशन हो गया, सारा का सारा जो भी वेरिएशन आए वो इकट्ठा होते चले गए। तो इस वजह से जब धीरे धीरे बहुत सालों बाद, ठीक है, अब ये जैसे कि ये स्पीसी है, इनकी प्रोजेनी हुई एंड देन इनकी और प्रोजेनी हुई, उसके बाद और ज्यादा जनरेशन आई, ठीक है, तो ये बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसा ही चलता रहा, वेरिएशन आए एंड इकट्ठा होते चले गए। तो क्या हुआ, एक न्यू स्पीसी ही बन गई, ठीक है, कि मतलब ये जो अगर हम बैकवर्ड चलते हैं तो जो ये वाले इनके जो पेरेंट्स हैं, हम बोल सकते हैं जो इंसेस्टर हैं, ये अब नए जो बन गए, जो स्पीसीज बन गई, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ऐसा लगता है ये टोटल ही डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि एक न्यू स्पीसी का ही ओरिजिन हो जाता है। अब स्पीशीशन हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था कि जो भी वेरिएशंस, जो गुड वेरिएशंस थे, तो वो अक्यूमुलेट होते चले गए एंड नेक्स्ट जनरेशन में वो पास होते चले गए, ठीक है, एंड वो सारे के सारे अक्यूमुलेट हुए एंड देन नेक्स्ट हम बोल सकते हैं न्यू स्पीसी फॉर्म होगी आफ्टर लॉन्ग टाइम,
ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत सालों के बाद कोई न्यू स्पीसीज ही फॉर्म हो गई। तो उन्होंने ये तो बोला कि वेरिएशन पास हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। देखिए बहुत अच्छी बात है समझने वाली कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो जो वेरिएशन है वो पास हो रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इसके फेलियर होने का यही है कि डार्विन की जो थ्योरी है वो बहुत ही एक्सेप्टेड थ्योरी थी, बट इसका फेलियर मेन यही है कि वो नहीं जानते थे किसको मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, ठीक है, जिसको मेंडल ने एक्सप्लेन कर दिया, जिसको हमने पढ़ लिया है, तो वो ये नहीं जानते थे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है एंड वेरिएशंस क्यों होते हैं। तो अगर हम कुल मिला के बात करें, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी को जेनेटिक्स। तो मेन थिंग यही है कि इनको मैकेनिज्म नहीं पता था कि जो वेरिएशन हुए वो किस तरीके से, किस में चेंज हुआ जिसकी वजह से ये हुए। तो जिसको किसने बताया था, मेंडल ने। लेकिन ये दोनों ही जेंटलमैन एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, मेंडल को क्या बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट, जिन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर बात किया कि इनहेरिट कैसे होते हैं हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, एंड वेरिएशन कैसे आते हैं, अगर हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं तो वो किस तरीके से आते हैं। तो इनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इनके बारे में इन्होंने सिर्फ इवोल्यूशन के बारे में बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से वेरिएशन आए, अक्यूमुलेट हुए एंड न्यू स्पीसी फॉर्म हुई। ठीक है, मतलब एक डिफिकल्ट, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर बन गई। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएशन क्यों होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, इनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो थ्योरी है वो फेल कर गई। ओके, अब हम देख लेते हैं। देखिए इन सभी साइंटिस्ट ने किसके बारे में बात की कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ, एंड इन्होंने किसके बारे में बात की, जेनेटिक्स के बारे में बात की, एक तरीके से इनहेरिटेंस के बारे में, किस तरीके से कैरेक्टर पास होते हैं। लेकिन किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की कि सबसे पहले ओरिजिनेट कैसे हुई लाइफ। ठीक है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। तो उसके लिए देखिए साइंटिस्ट हुए JBS हेल्डेन इन 1929। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, सिंपल, यहां लिख लेती हूं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से डेवलप हुए हैं। कौन, ऑर्गेनिक अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसके अंदर मिलते हैं, जो कि लिविंग है, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बस इतना बोला कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं से किसका डेवलपमेंट हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरीके से लाइफ इवॉल्व हुई होगी। ठीक है, एंड जो बाद में इसके बाद इन 53 है 1953, ये दो साइंटिस्ट हुए, ये जो थे JBS हेल्डेन, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो कि बाद में इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, राइट। एंड उसके बाद और दो साइंटिस्ट हुए, स्टैनली एल मिलर एंड हारोल्ड C यूरे, जिनको आप मिलर एंड यूरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काफी बड़ा नाम है इनका। तो 53 में इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो जैसा अब आपको दिखाई देता है ऐसा पहले नहीं था, इससे बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट असेंबल किया, उस तरीके का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक इस तरीके का एनवायरनमेंट, हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया, जैसे इसमें अमोनिया गैस,
मीथेन गैस CH4 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इनको लिया एंड उन्होंने बोला कि उस टाइम में अर्थ के ऊपर कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर रहा होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था, ये सारी गैसेस थी। एंड उन्होंने क्या किया, एक जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इसके अंदर से पास किए, ठीक है, इसमें से पास किए। तो इन्होंने बोला जैसे थंडर होता है, थंडर के टाइम में जो बिजली कड़कती है, कुछ इस तरीके का इन्होंने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी गैसेस ली एंड देन इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें से पास की। तो उन्होंने क्या देखा, एक वीक के बाद, ठीक है, एक वीक के लिए इसको छोड़ दिया एंड देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। एक वीक के बाद उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर क्या बन गए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड यहां पे बन गया। अब एमिनो एसिड है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, लिविंग है, लिविंग में ही प्रोटीन मिलती है, समझ रहे हो। जैसे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होंगे, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन्होंने क्या देखा कि अमीनो एसिड है, ठीक है, एंड प्रोटीन है इसका मतलब, एंड इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ इस तरीके से ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया एंड इसके बेसिस पे बताया किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई। एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग अपने व्यूज दिए, अपने अलग अलग हाइपोथेसिस दी, तो उन सबको हमें डिस्कस नहीं करना, जो आपकी बुक में गिवन है उसको हमने देख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है स्पीशिएशन, कि स्पीसीज कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।